आज की जो फास्ट पेस्ड डिजिटल दुनिया है ना 2025 की जी, उसमें एसईओ अब वैसे काम बिल्कुल नहीं करता जैसे कुछ साल पहले करता था। हाँ एग्जैक्टली एक डिजिटल मार्केटर या कंटेंट क्रिएटर के लिए अब गेम पूरी तरह बदल चुका है। बिल्कुल बदल चुका है। आज के इस विश्लेषण में हम जिस सोर्स मटेरियल पर चर्चा करने वाले हैं ना उसने मैनुअल एसईओ को पूरी तरह से नकार दिया है। हमारे पास एक बेहद डिटेल्ड और इंसाइटफुल गाइड है जिसका नाम है AI SEO with anuj kumar.docx। ये काफी डीप डॉक्यूमेंट है। सही में? इस पूरे डॉक्यूमेंट का मेन फोकस इस एक बात पर है कि एआई और SEM रश जैसे पावरफुल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके कम मेहनत में और पहले से कहीं ज्यादा तेजी से गूगल पर कैसे रैंक किया जाए। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये AI SEO है क्या और ये पुराने तरीकों से अलग कैसे है। क्योंकि पुराने SEO में एक तरह की मैनुअल गैसिंग या अंदाजा लगाने का काम बहुत ज्यादा होता था। हाँ मतलब एक मार्केटर बस अंदाजा लगाता था कि शायद ये कीवर्ड काम कर जाए। वही ना, या शायद इस पेज पर लिंक बनाने से फायदा हो जाए। पर AI SEO इस मैनुअल गेसिंग को पूरी तरह से खत्म कर देता है। ये अपने साथ ऑटोमेशन लाता है, प्रेडिक्टिव इनसाइट्स और एक बहुत ही सॉलिड डेटा ड्रिवन अप्रोच लेकर आता है। सही बात है। इस गाइड में सेमरश पर इतना जोर इसलिए दिया गया है क्योंकि अब ये सिर्फ एक बेसिक कीवर्ड रिसर्च टूल नहीं रह गया है। ये अब एक पूरा AI ड्रिवन SEO इकोसिस्टम बन चुका है। इकोसिस्टम मतलब इसमें सब कुछ एक ही जगह? एग्जैक्टली। इसके अंदर AI राइटिंग असिस्टेंट है, कीवर्ड इंटेंट डिटेक्शन है और प्रिडिक्टिव ट्रैफिक इनसाइट्स जैसे एडवांस फीचर्स हैं जो पहले ही बता देते हैं कि कहाँ मेहनत करने से सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो इस इकोसिस्टम का जो पहला स्टेप इस गाइड में बताया गया है वो सीधे कीवर्ड्स और कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करता है। स्टेप 1 में SEM रश कीवर्ड मैजिक टूल का जिक्र है। पर एक मार्केटर के तौर पर कीवर्ड टूल्स तो 10 साल से इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसा क्या है जो इस AI ड्रिवन वर्जन को सच में अलग बनाता है? यही तो सबसे बड़ा फर्क है। पुराने टूल्स सिर्फ सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड की डिफिकल्टी का एक बेसिक नंबर देते थे, पर ये AI टूल सर्च इंटेंट को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। यानी इंटेंट समझ लेता है। हाँ, ये बता देता है कि सर्च करने वाले का असली इरादा क्या है। क्या वो बायर इंटेंट है, यानी वो कुछ खरीदना चाहता है? क्या वो इन्फॉर्मेशनल इंटेंट है जहां उसे सिर्फ जानकारी चाहिए, या फिर ट्रांजैक्शनल और कमर्शियल इंटेंट है? तो ये सब अलग-अलग कर देता है। बिल्कुल। AI इन सभी कीवर्ड्स को अपने आप अलग-अलग क्लस्टर्स में बांट देता है, जिससे एक मार्केटर को मैन्युअली हजारों कीवर्ड्स को सॉर्ट नहीं करना पड़ता। ये तो सच में बहुत टाइम बचाता होगा। गाइड में इसी स्टेप के अंदर एक बहुत ही कमाल का हिडन सीक्रेट शेयर किया गया है। वो ये है कि एडवांस्ड फिल्टर्स में जाकर सर्प फीचर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, ये बहुत कम लोग करते हैं। वही तो, ये एक ऐसी चीज है जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। इस फिल्टर से ये पता चल जाता है कि किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए गूगल कैसा कंटेंट फॉर्मेट पसंद कर रहा है। फॉर्मेट से आपका मतलब है कि दिखता कैसा है रिजल्ट? हाँ, जैसे मान लीजिए किसी कीवर्ड पर गूगल फीचर्ड स्निपेट्स दिखा रहा है, या पीपल ऑल्सो आस्क का सेक्शन हाईलाइट कर रहा है, या फिर साइट लिंक्स और वीडियो रिजल्ट्स टॉप पर हैं। ये पहले से जानकर कंटेंट को बिल्कुल उसी फॉर्मेट में बनाया जा सकता है जो गूगल को उस कीवर्ड के लिए नेचुरली चाहिए। यहाँ सबसे हैरानगेज बात यह है कि जब हम इसके स्टेप 2 पर आते हैं, यानी कॉम्पिटिटर AI एनालिसिस या कीवर्ड गैप टूल पर, तो AI एक साथ 5 कॉम्पिटिटर्स को कंपेयर करने की ताकत देता है। 5 एक साथ? हाँ, ये बिल्कुल वैसा है जैसे पूरे मार्केट का एक नक्शा सामने खुल गया हो। टूल तुरंत आइडेंटिफाई कर लेता है कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिन पर कॉम्पिटिटर्स रैंक कर रहे हैं, पर अपनी वेबसाइट वहां बिल्कुल गायब है। और इसी कीवर्ड गैप एनालिसिस में एक और हिडन सीक्रेट दिया गया है जिसे मिसिंग एंड वीक फिल्टर कहा जाता है। ये फिल्टर सुनने में ही काफी पावरफुल लगता है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। जरूर। ये जो मिसिंग एंड वीक फिल्टर है ना, ये असल में मार्केट की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने का काम करता है। मान लीजिए एक वेबसाइट फिटनेस गियर या वीगन प्रोटीन पाउडर बेच रही है। ठीक है। जब ये फिल्टर लगाया जाता है तो AI ऐसे कीवर्ड्स निकाल कर देता है जहां कंपेटिटर्स रैंक तो कर रहे हैं, पर उनकी पोजीशन काफी वीक है, यानी उन्हें आसानी से हराया जा सकता है। अच्छा, मतलब जहां वो पहले से ही कमजोर हैं। एग्जैक्टली। या फिर ये ऐसे कीवर्ड्स दिखाता है
जहां वेबसाइट पर पहले से कंटेंट मौजूद तो है, बस थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है और डायरेक्ट रैंकिंग मिल सकती है। ये किसी भी नई या पुरानी वेबसाइट के लिए मार्केट को डोमिनेट करने का सबसे तेज और आसान तरीका है। जीरो से स्टार्ट करने की बजाय। हाँ, जीरो से शुरू करने की बजाय उन कमजोर कड़ियों पर हमला किया जाता है जहां कंपेटिटर्स पहले से पीछे हैं। तो इसका मतलब है कि हम वहां फोकस कर रहे हैं जहां मेहनत कम लगे और रिजल्ट सबसे ज्यादा मिले। कीवर्ड्स मिल गए, मार्केट का गैप समझ आ गया। अब सवाल आता है उस गैप को भरने का। गाइड में स्टेप 3 AI पावर्ड टॉपिक रिसर्च के बारे में है। ये टूल अब सिर्फ टॉपिक के आइडियाज नहीं देता, बल्कि AI की मदद से पूरी हेडलाइंस, क्वेश्चंस और यहाँ तक कि कंपेटिटर्स के आउटलाइंस तक जनरेट कर देता है। बिल्कुल, ये कंटेंट क्रिएटर के घंटों का रिसर्च टाइम बचा लेता है। और इसमें जो ब्लॉग सीक्रेट बताया गया है वो सच में ध्यान देने लायक है। इसमें एक ट्रेंडिंग सब टॉपिक्स का टैब होता है। ट्रेंडिंग सब टॉपिक्स? हाँ, इसका इस्तेमाल करके ये देखा जा सकता है कि इस वक्त, इसी महीने या इसी हफ्ते कौन सा कंटेंट तेजी से पॉपुलर हो रहा है। इसके अलावा एक टॉप राइटर्स कार्ड भी होता है। उसका क्या फायदा है? इस कार्ड को एनालाइज करके ये समझ आ जाता है कि गूगल टॉप रैंकिंग वाले राइटर्स के किस तरह के कंटेंट स्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा पसंद कर रहा है। यानी एक वर्ड लिखने से पहले ही एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट तैयार मिल जाता है कि हेडलाइन कैसी होगी, सब हेडिंग्स क्या होंगे और किन सवालों के जवाब देने होंगे। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ब्लूप्रिंट मिलने के बाद जब बारी लिखने की आती है तो स्टेप 4 में AI SEO राइटिंग असिस्टेंट का जिक्र आता है। पहले कंटेंट लिखा जाता था, फिर उसको SEO के लिए चेक किया जाता था। सही बात है, पहले यही प्रोसेस था। पर इस टूल के साथ जब कंटेंट लिखा जा रहा होता है, तब ये टूल रियल टाइम में पीछे चल रहा होता है। ये लगातार कंटेंट की टोन, उसकी रीडेबिलिटी और ओरिजिनलिटी को चेक करता रहता है। और इसी राइटिंग असिस्टेंट के अंदर एक सबसे जरूरी हिडन सीक्रेट छुपा है जिसको रिकमेंडेड कीवर्ड्स टैब कहते हैं। ये टैब सिर्फ बेसिक कीवर्ड सजेस्ट नहीं करता, ये सपोर्टिंग कीवर्ड्स और NLP एंटिटीज के बारे में बताता है। ये NLP एंटिटीज का कॉन्सेप्ट थोड़ा टेक्निकल साउंड करता है। आखिर इनका कंटेंट में क्या रोल होता है? NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंटिटीज असल में वो शब्द या फ्रेजेस हैं जिनकी गूगल उम्मीद करता है कि अगर कोई सच्चा एक्सपर्ट किसी टॉपिक पर लिख रहा है तो वो इन शब्दों का इस्तेमाल नेचुरली करेगा। थोड़ा एग्जाम्पल देकर समझाएंगे? जरूर। उदाहरण के लिए, अगर कंटेंट म्यूचुअल फंड्स पर लिखा जा रहा है तो गूगल एक्सपेक्ट करेगा कि उसमें एक्सपेंस रेशो, NAV, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जैसे शब्द जरूर होंगे। अच्छा, मतलब वो इंडस्ट्री के स्पेसिफिक वर्ड्स। एग्जैक्टली। अगर ये NLP एंटिटीज कंटेंट में नहीं हैं तो गूगल के AI को लगता है कि लिखने वाला एक्सपर्ट नहीं है। SEMrush का ये टूल रियल टाइम में बताता रहता है कि कौन सी NLP एंटिटीज मिस हो रही हैं ताकि कंटेंट पूरी तरह से अथॉरिटेटिव और एक्सपर्ट लेवल का लगे। काफी स्मार्ट सिस्टम है ये। इन सब टेक्निकल और AI स्ट्रैटेजीज के पीछे जो दिमाग है, उसको समझना भी अपने आप में एक लेसन है। इस पॉइंट पर हमें इस सोर्स गाइड के ऑथर अनुज कुमार का जिक्र जरूर करना चाहिए। वो एक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट है जिनकी एक्सपर्टीज सिर्फ SEO में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट स्ट्रैटेजी और लीड जनरेशन में भी है। हाँ, उनकी प्रोफाइल काफी स्ट्रांग है। और इस गाइड को पढ़ते हुए एक बात बहुत साफ हो जाती है कि उनकी अप्रोच बाकियों से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। उनके अप्रोच में सबसे खास बात यह है कि उनका फोकस किसी भी तरह की क्विक शॉर्ट टर्म ट्रैफिक लाने पर बिल्कुल नहीं होता। आजकल तो सबको क्विक ट्रैफिक ही चाहिए होता है। वही तो प्रॉब्लम है। आजकल बहुत से लोग AI का इस्तेमाल सिर्फ जल्दी से हजारों पेजेस बनाकर ट्रैफिक लाने के लिए करते हैं, पर अनुज कुमार का जोर ब्रांडेड कंटेंट, टॉपिकल अथॉरिटी और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज पर है। तो वो ब्रांड बिल्डिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ, उनका मानना है कि एक ऐसी ठोस स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जिसमें डेटा, क्रिएटिविटी और साइकोलॉजी, इन तीनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो। सिर्फ डेटा से एल्गोरिथम्स को खुश किया जा सकता है, पर जब उसमें ह्यूमन साइकोलॉजी और क्रिएटिविटी मिलती है तभी लॉन्ग टर्म ब्रांड ट्रस्ट बनता है। ये काफी डीप पॉइंट है। और यही ब्रांड ट्रस्ट आगे चलकर ऑर्गेनिक रैंकिंग्स को स्टेबल रखता है, चाहे गूगल के कितने भी अपडेट्स क्यों ना आ जाएं। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाना ही सबसे बड़ी SEO स्ट्रैटेजी है। और इस लॉन्ग टर्म अप्रोच का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये भी है कि हमेशा नया कंटेंट बनाते रहने के बजाय जो फाउंडेशन पहले से मौजूद है उसको ठीक किया जाए। गाइड का स्टेप 5 इसी बारे में है, जिसमें कंटेंट ऑडिट और AI सजेशंस की बात की गई है। पुराने कंटेंट को ठीक करना बहुत जरूरी है। हर वेबसाइट पर कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट जरूर होता है जो पहले तो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, पर वक्त के साथ उसकी रैंकिंग गिर गई।
SEMrush का AI ऐसे पेजेस को ढूंढने में मदद करता है और उनको प्रायोरिटाइज करता है जिन्हें अपडेट करने से सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी SEO बूस्ट मिलेगा। और इसी ऑडिट प्रोसेस में एक बेहद असरदार हिडन सीक्रेट मौजूद है। टूल के अंदर कंटेंट सेट्स में जाकर रीराइट और अपडेट का ऑप्शन चुनने से ऐसे पेजेस मिल जाते हैं जो सिर्फ थोड़ी सी मेहनत के बाद वापस टॉप रैंकिंग्स में आ सकते हैं। यानी उन्हें स्क्रैच से नहीं बनाना पड़ता। बिल्कुल नहीं। एक नए पेज को जीरो से शुरू करके रैंक करवाने में महीनों लग सकते हैं, पर एक पुराने एस्टैब्लिश पेज को ऑप्टिमाइज करके वापस टॉप पर लाना बहुत आसान और तेज होता है। ये लिटरली लो हैंगिंग फ्रूट है जिसे कोई भी मार्केटर सबसे पहले तोड़ना चाहेगा। और जहां तक फाउंडेशन की बात है, तो अगर वेबसाइट की टेक्निकल सेहत ही खराब हो तो चाहे कितना भी अच्छा AI ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिख लिया जाए, वो गूगल पर रैंक नहीं करेगा। इसलिए स्टेप 6 में AI पावर्ड साइट ऑडिट को लाया गया है। ये सिर्फ टूटे हुए लिंक्स नहीं ढूंढता, बल्कि कोर वेब वाइटल्स, HTTPS कॉन्फ़िगरेशन और स्कीमा मार्कअप जैसे कॉम्प्लेक्स टेक्निकल SEO एरर्स को स्कैन करता है। सही बात है। पहले साइट ऑडिट की रिपोर्ट्स इतनी बड़ी और टेक्निकल होती थी कि समझ ही नहीं आता था कि शुरुआत कहां से की जाए। हाँ, वो पूरी लिस्ट देखकर ही डर लगता था। पर यहाँ इसका AI सीक्रेट काम होता है, जो कि इसका टॉप इश्यूज टैब है। ये तब सिर्फ एरर्स की एक लंबा लिस्ट नहीं पकड़ा देता, बल्कि ये स्मार्टली बताता है कि किस एरर को सबसे पहले ठीक करने से रैंकिंग पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। प्रायोरिटाइज कर देता है। हाँ, उसके साथ ही इसमें कंपेयर क्रॉल्स का एक फीचर है। जब एरर्स ठीक कर दिए जाते हैं तो पिछले ऑडिट और नए ऑडिट को कंपेयर करके ये इजीली ट्रैक किया जा सकता है कि प्रोग्रेस असल में हो भी रही है या नहीं। कंटेंट हो गया, टेक्निकल ऑडिट हो गया, पर एक चीज़ है जिसके बिना SEO की कोई भी चर्चा अधूरी है, और वो है लिंक्स। स्टेप 7 और 8 में बैकलिंक गैप और पोजीशन ट्रैकिंग की बात की गई है। इस AI और कंटेंट के नए ज़माने में क्या बैकलिंक अभी भी उतने ही मायने रखते हैं? सबसे हाई क्वालिटी ऑथोरिटेटिव बैकलिंक अपॉर्चुनिटीज निकाल कर देता है, जो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स के पास तो हैं पर अपने पास नहीं है। और एक और सीक्रेट जो गाइड में हाईलाइट किया गया है वो ये है कि हफ्ते में कम से कम एक बार लॉस्ट बैकलिंक जरूर चेक करने चाहिए। लॉस्ट बैकलिंक्स रिकवर करना पहले बहुत बड़ा सरदर्द होता था, पर ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक पुराने ऑथोरिटेटिव लिंक को जो खो गया है, चाहे किसी पेज अपडेट की वजह से या 404 एरर की वजह से, उसको वापस रिकवर करना एक बिल्कुल नया लिंक बनाने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। वो लिंक पहले से ही साइट को वैल्यू दे रहा था, उसको वापस लाना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये छोटी छोटी डिटेल सच में पूरी स्ट्रैटेजी को बदल सकती हैं। और जब ट्रैकिंग की बारी आती है तो पोजीशन ट्रैकिंग में स्टेप 8 के अंदर एक फीचर दिया गया है कैनिबलाइजेशन रिपोर्ट नाम से। अक्सर देखा जाता है कि ट्रैफिक अचानक गिर जाता है और किसी को समझ नहीं आता क्यों। ये कैनिबलाइजेशन आखिर क्या है और AI इसे कैसे ठीक करता है? कैनिबलाइजेशन सच में एक बहुत बड़ा हेडेक है किसी भी बड़ी साइट के लिए। मान लीजिए एक वेबसाइट पर एक ब्लॉग पोस्ट है बेस्ट रनिंग शूज के बारे में, और उसी वेबसाइट का एक प्रोडक्ट पेज भी उसी एग्जैक्ट कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। दोनों एक ही कीवर्ड पर है। हाँ, अब गूगल का एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाता है कि इन दोनों में से किस पेज को रैंक किया जाए। नतीजा ये होता है कि दोनों ही पेजेस की रैंकिंग गिर जाती है क्योंकि वो आपस में ही compete कर रहे होते हैं। ओह, खुद से ही कंपटीशन। एग्जैक्टली। ये कैनिबलाइजेशन रिपोर्ट इस प्रॉब्लम को बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है और ट्रैफिक गिरने से पहले ही अलर्ट दे देती है। जैसे ही इस इंटरनल कंपटीशन को ठीक किया जाता है, चाहे एक पेज को डी-ऑप्टिमाइज करके या कैनोनिकल टैग लगाकर, वेबसाइट की रैंकिंग में लगभग इंस्टेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। इस पूरे प्रोसेस को समझने के बाद गाइड में 4 एडवांस स्ट्रैटेजीज की बात की गई है जो बिल्कुल गेम चेंजर लगती हैं। पहली स्ट्रैटेजी है AI कीवर्ड क्लस्टरिंग। जैसा कि हमने पहले बात की, गूगल अब किसी एक सिंगल पेज या सिंगल कीवर्ड को रैंक नहीं करता, वो पूरे टॉपिक क्लस्टर्स को अथॉरिटी मानता है। सही बात है। दूसरी स्ट्रैटेजी है SERP गैप एनालिसिस। ये देखना कि टॉप 10 रिजल्ट्स में क्या दिख रहा है और हमारे कंटेंट में ऐसी क्या कमी है जो वहां पूरी की जा सकती है। तीसरी है AI प्रिडिक्टिव कीवर्ड ट्रेंड्स, यानी कॉम्पिटिटर्स के ट्रेंड पकड़ने से पहले ही ट्रेंडिंग सब टॉपिक्स का इस्तेमाल करके उस पर अथॉरिटेटिव कंटेंट बना देना। और चौथी स्ट्रैटेजी है कीवर्ड डिफिकल्टी, यानी KD फिल्टर्स का स्मार्ट इस्तेमाल। और इसी चौथी स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा हिडन सीक्रेट छुपा है। अगर टूल में KD लो यानी लो डिफिकल्टी और उसके साथ हाई इंटेंट जैसे बायर इंटेंट का फिल्टर एक साथ लगाया जाए तो ऐसे कीवर्ड्स मिल जाते हैं
जिन पर रैंक करना आसान भी है और जो सीधे लीड्स और सेल्स लाते हैं। यानी सिर्फ मीनिंगलेस ट्रैफिक नहीं बल्कि डायरेक्ट बिजनेस। बिल्कुल सही पकड़ा, डायरेक्ट बिजनेस। इन 4 एडवांस स्ट्रैटेजीज के अलावा सोर्स मटेरियल में एक पूरा सेक्शन 6 हिडन सीक्रेट्स के बारे में है। ये वो टूल्स हैं जो SEM रश में मौजूद तो हैं, पर ज्यादा लोग इन्हें अपने डेली वर्कफ्लो में लाते नहीं हैं। एक साथ सभी की बात करना तो मुश्किल होगा, पर इनमें से अगर कुछ सबसे पावरफुल सीक्रेट्स की बात करें तो उनका क्या इम्पैक्ट होता है? जैसे इसमें एक लॉग फाइल एनालाइजर का जिक्र है। लॉग फाइल एनालाइजर असल में टेक्निकल SEO का एक ब्रह्मास्त्र है। नॉर्मली लॉग फाइल्स को मैनुअली पढ़ना और समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। ये फाइल्स बताती है कि गूगल बॉट या दूसरे सर्च इंजन बॉट्स वेबसाइट को कैसे और कब क्रॉल कर रहे हैं। तो इसमें AI क्या करता है? AI की मदद से ये टूल तुरंत उन फाइल्स को एनालाइज करके विजुअल डाटा बना देता है। इससे पता चल जाता है कि क्या गूगल बॉट अपना वक्त यूजलेस पेजेस पर बर्बाद कर रहा है या इंपॉर्टेंट पेजेस को क्रॉल करने में कोई एरर आ रहा है। क्रॉल बजट को ऑप्टिमाइज करने के लिए ये सबसे बेहतरीन टूल है। उसी लिस्ट में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है ऑर्गेनिक ट्रैफिक इनसाइट्स। हम सब जानते हैं कि गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल अलग-अलग डेटा देते हैं, तो ये टूल नया क्या करता है? यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। अक्सर एनालिटिक्स में कीवर्ड्स नॉट प्रोवाइडेड दिखते हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक इनसाइट्स टूल गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल और SEM रश के अपने डेटा, इन तीनों को एक साथ मिला देता है। तीनों का डेटा एक जगह। हाँ, इससे एक डीप और क्लियर पिक्चर मिलती है कि कौन सा एग्जैक्ट कीवर्ड कितना ट्रैफिक ला रहा है और उस ट्रैफिक का बिहेवियर कैसा है। इसके अलावा इन सीक्रेट्स में SEO कंटेंट टेम्पलेट्स हैं जो एक क्लिक में कंटेंट ब्रीफ बना देते हैं। टॉपिक डिफिकल्टी स्कोर है जो लिखने से पहले ही बता देता है कि उस स्पेसिफिक नीश में रैंक करना कितना आसान या मुश्किल होगा। और भी कुछ टूल्स थे इस लिस्ट में। हाँ, एक लीड जनरेशन टूल भी है जिसमें SEM रश का एक विजिट डायरेक्ट वेबसाइट पर एम्बेड किया जा सकता है ताकि SEO ऑडिट्स ऑफर करके लीड जनरेट की जा सके। और आखिर में PPC और SEO कंबाइंड रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि पेड एड्स और ऑर्गेनिक सर्च में कौन से कीवर्ड्स सबसे ज्यादा ओवरलैप कर रहे हैं। अगर इस सारे डेटा, इन सभी टूल्स और AI सीक्रेट्स को देखा जाए तो ये किसी को भी थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है। इतना सब कुछ एक साथ कैसे मैनेज किया जाए? अगर इसे हम बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसका सबसे आसान तरीका है एक रूटीन बनाना। अनुज कुमार की इस गाइड का आखिरी मकसद भी यही है कि इन टूल से एक डेली, वीकली और मंथली रूटीन सेट की जाए। रूटीन कैसा होना चाहिए? जैसे डेली बेसिस पर सिर्फ रैंकिंग्स और क्रिटिकल साइट एरर्स चेक किए जाएं, वीकली बेसिस पर नए ब्लॉग्स पब्लिश किए जाएं, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए और लॉस्ट बैकलिंक्स को रिव्यू किया जाए, और मंथली बेसिस पर एक लंबा समय निकालकर पूरा डीप कंटेंट ऑडिट और नए कॉम्पिटिटर एनालिसिस किए जाएं। एक बार ये रूटीन सेट हो जाए तो AI आधा काम खुद ही ऑटोमेट कर देता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इस पूरे विश्लेषण को अगर समेटा जाए तो निचोड़ ये निकलता है कि AI और SEM रश का ये कॉम्बिनेशन एक अनस्टॉपेबल SEO ग्रोथ इंजन बनाता है। ये सिर्फ डैशबोर्ड्स और चार्ट्स नहीं देता, बल्कि एक डिजिटल मार्केटर के घंटों का मैनुअल काम बचाता है। ये उन हिडन अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ निकालता है जो इंसानी आंखों से छूट जाती हैं, और एक ऐसा सिस्टम खड़ा करता है जहां हर एक्शन और हर डिसीजन डेटा और प्रिडिक्शन पर आधारित होता है। ये सच में एक नया दौर है। इसे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। जरा ठहर कर सोचिए, जब हर छोटा बड़ा मार्केटर, हर ब्रांड इस तरह के AI टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, सब लोग मैथमेटिकली परफेक्ट कंटेंट बनाएंगे, उनका सर्च इंटेंट बिल्कुल सटीक तरीके से मैच करेगा और कीवर्ड गैप्स पूरी तरह से भर दिए जाएंगे। हाँ, फिर तो सबका कंटेंट एक जैसा परफेक्ट हो जाएगा। वही तो बात है। तो ऐसे में टॉप 10 सर्च रिजल्ट्स में फर्क कौन पैदा करेगा? जब सभी का डेटा, सारी रीडेबिलिटी स्कोर्स और ऑप्टिमाइजेशन एक ही लेवल पर होगा, तो क्या आने वाले वक्त में ह्यूमन एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस की कहानियां और बिल्कुल अनोखी सोच ही वो अकेला फैक्टर बन जाएगा जो किसी वेबसाइट को AI की इस भीड़ में नंबर 1 पर रैंक करवाएगा? सुनने वालों को इस बदलते हुए लैंडस्केप में इस दिशा में जरूर सोचना चाहिए।